हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको कि हम यूज करते हैं चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए या फिर फिगर्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज क्या है? लेट्स से हमारे पास कोई रॉ डेटा है, हमारी फाइल में कोई रॉ डेटा है, तो उस डेटा को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब हमारी पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। मैटप्लॉटलिब से अगर हम किसी टेक्स्ट डेटा को चार्ट्स में या फिर ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है। तो ये एक इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जिसमें कि हमें दिखाया गया है कि कैसे हम यहाँ पे हमारे पास एक नीचे फाइल है। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल में डेटा है। लेट्स से हमारे पास ये कोई एक्सेल फाइल होगी हमारी, तो ये हमारे पास एक डेटा है हमारी फाइल के अंदर, और इस डेटा से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार ग्राफ को यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि एक टेक्स्ट डेटा में और एक चार्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा एक ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन माइंड क्या करता है, ह्यूमन माइंड की जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है कि ह्यूमन माइंड पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से समझता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट डेटा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उस टेक्स्ट डेटा को समझने के लिए, ठीक है, उससे एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम उससे अच्छे से एनालाइज कर सकें अपने डेटा को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप सिर्फ इस फाइल को देखो, ठीक है, जो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, अगर आप सिर्फ इस फाइल को देखो तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, और ईयर्स के यहाँ पे क्वार्टर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे क्वार्टर्स का हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब ये इन्होंने मेंशन नहीं करा कि इसमें कि ये डेटा क्या है, कि ये प्रोडक्शन है या फिर ये सेल्स हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सेल्स लेकर इसको चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2009 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में 28 थी, लेट्स से 28,000 रख लो। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की लेट्स से 28,000 इन्होंने यूनिट्स सेल करी। ठीक है, और सेकंड क्वार्टर के अंदर 34,000 यूनिट्स सेल करी, थर्ड क्वार्टर के अंदर 27,000 और फोर्थ क्वार्टर के अंदर 33,000 इन्होंने यूनिट्स सेल करी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ ये फाइल हो तो इससे एनालाइज करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी कि किस ईयर में जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा हुई है और किस क्वार्टर में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुई है। लेकिन अगर हम इसकी ऐसे हम अगर चार्ट क्रिएट कर दें तो इस चार्ट में आप अच्छे से समझ सकते हो कि 2014 में जो हमारा सेकंड क्वार्टर था, ये देखिए जो डार्क ब्लू है वो क्या है, वो सेकंड क्वार्टर है। ठीक है, जो ग्रीन है वो फोर्थ क्वार्टर है, और जो लाइट ग्रीन है वो थर्ड क्वार्टर है, और जो लाइट ब्लू है वो क्या है, फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो किसी फाइल के डेटा को कि कैसे हम, और उस फाइल के डेटा में से हम कैसे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, जिससे हम किसी भी डेटा को चार्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फिर डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए अब हम मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर और देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे फॉर डेटा एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी मैटप्लॉटलिब है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास पाइथन ही नहीं इंस्टॉल होगी तो हम उसकी लाइब्रेरी को भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन डाउनलोड को हम सर्च करेंगे और ये हमें पाइथन की वेबसाइट पे, यहाँ पे python.org वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ से जो भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड पाइथन पे, तो 3.9.5 ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। तो आप यहाँ पे जब डाउनलोड पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे,
यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपल पाइथन लिखेंगे। पाइथन को जैसे ही यहाँ पे मैं पाइथन लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो पाइथन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर पाइथन आपकी इंस्टॉल है अच्छे से तो आपका पाइथन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पाइथन 3.9.0, तो ये मेरे ये वर्जन इंस्टॉल है पाइथन का। तो और यहाँ पे पाइथन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्जन आपका विजिबल हो जाएगा कि आपका कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करा था और कौन सा आपने इंस्टॉल करा है। ठीक है, बेसिकली आपने जो डाउनलोड करा था वही वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं अपने पाइथन को इंस्टॉल, और ऐसे हम चेक करेंगे कैसे हम कि हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। अब हमें मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैटप्लॉटलिब। ठीक है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी जो मैटप्लॉटलिब है वो यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल थी, तो इसलिए ये हमें ये मैसेज दे रहा है रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं होगी तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैटप्लॉटलिब अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर हमें यहाँ पे पांडास की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर हम किसी फाइल को चार्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल से डेटा को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल से अगर हम किसी डेटा को रीड कर रहे हैं या फिर फाइल से किसी डेटा को हम फेच कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पांडास की जरूरत पड़ती है। पांडास भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम जो फाइल्स के अंदर डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए पांडास को भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, तो आप इसको अगर रन करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम में पांडास भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए ये दोबारा से इंस्टॉल नहीं होगा। तो अब हमारे सिस्टम में पांडास भी इंस्टॉल है और अब हमारे सिस्टम में जो मैटप्लॉटलिब है वो भी इंस्टॉल्ड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें मैटप्लॉटलिब और पांडास का कोड लिखने के लिए जुपिटर नोटबुक को हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा जुपिटर। ठीक है, पिप इंस्टॉल जुपिटर। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर जो जुपिटर नोटबुक है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगी। आप जब कमांड रन करोगे पिप इंस्टॉल जुपिटर तो आपके सिस्टम में ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में अब जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसको रन कैसे करेंगे, तो उसको रन करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा मैटप्लॉटलिब। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर क्रिएट करा है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा और इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओपन कमांड विंडो हेयर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो इस फोल्डर के अंदर आपकी जो ये देखिए मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे डेस्कटॉप और उसके अंदर मैटप्लॉटलिब हमारा फोल्डर है और उसके अंदर हमारा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जुपिटर नोटबुक। तो इसी फोल्डर के अंदर जो हमारी जुपिटर नोटबुक है वो यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो जुपिटर नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसी फाइल के अंदर हम सारा अपना जो कोड है हमारा मैटप्लॉटलिब का उसको यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर हम अपने सारे कोड को रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ये देखिए नोटबुक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं जाऊंगा न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, हम पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो मैटप्लॉटलिब वो पाइथन की लाइब्रेरी है, तो हमारा जो कोड होगा वो भी एज अ पाइथन कोड होगा। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा। तो हमारी यहाँ पे जो
एक जो नोटबुक है, सेपरेट जो नोटबुक है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर हम अपना पाइथन का या फिर जो मैटप्लॉटलिब का कोड है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नोटबुक है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से मैटप्लॉटलिब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैटप्लॉटलिब और यहाँ पे रीनेम पे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे रीनेम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे हमारा जो पाईप्लॉट है उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। तो इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो PLT है वो यहाँ पे जो पाईप्लॉट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और उसको हम PLT के नेम से इसको एक्सेस करेंगे। तो मतलब कि इस पाईप्लॉट के जो भी फंक्शन होंगे उसको हम PLT डॉट फिर अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे तो हमारा जो पाईप्लॉट का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो सेल है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे 1 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हमने एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर हम हैश के साथ जो भी हैश के बाद जो भी लिखेंगे वो हमारा हेडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइन चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो बन चुकी है। तो लाइन चार्ट में बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, PLT डॉट प्लॉट और इसके अंदर हम x और y की वैल्यू देंगे। x की वैल्यू हमारी एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है और y की जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरे पास करते हैं या फिर लिस्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से x की वैल्यूज पास करूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यूज होंगी। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब y की वैल्यूज को यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो लेट्स से y की मेरी वैल्यूज है 10, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से 4। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे अगर हम अपने ग्राफ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PLT डॉट शो। ठीक है, PLT डॉट शो। तो हमारा जो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा यहाँ पे जो चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लाइन चार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे हमारा ये देखिए जो लाइन चार्ट है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, 10 है। 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा 3 है, ठीक है, 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है और जो 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे डम्मी डेटा यहाँ पे एंटर कराया। ठीक है, मतलब कि अपनी तरफ से कोई डेटा एंटर कराया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल की फाइल है और उसके अंदर जो डेटा है मैं उससे चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे पांडा को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्ट पांडाज एज PD। ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज PD और इस सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा ताकि हमारा जो पांडाज है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है तो उसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फाइल क्रिएट करी है। तो ये देखिए ये मैंने एक फाइल क्रिएट करी है जिसके अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक क्लास का कॉलम है, एक स्टूडेंट का। तो इसके अंदर हर एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं। तो अगर मैं इससे चार्ट क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इस फाइल को रीड करूँगा। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा एक सेल को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस फाइल को रीड करूँगा। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा डेटा इज इक्वल टू, तो और यहाँ पे मैं लिखूँगा PD डॉट, यहाँ पे लिखूँगा रीड और CSV रीड
अंडरस्कोर CSV नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये देखिए पांडास के अंदर, इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फाइल का नेम लिख दूंगा। तो फाइल का नेम, हमारी फाइल का नेम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, और इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हमें मिल जानी चाहिए, इसका जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये हमें एरर दे रहा है, एरर ये हमें क्या दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टली स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट, यहाँ पे मुझे इसकी एक्सटेंशन भी डालनी पड़ेगी, .csv, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन भी हमें डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो अभी ये हमें एरर दे रहा है, फिर से यही एरर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो फाइल है वो एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेल, ये वाला रीड एक्सेल, ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे फाइल का नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है, क्या एक्सटेंशन है इसकी जो हमारी एक्सटेंशन है वो चेक कर लेते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो इसकी एक्सटेंशन है XLSX। तो यहाँ पे हम लिख देंगे XLSX, ठीक है। SL क्या है, XLSX, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि अब ये रन होती है या नहीं, और हमें जो फाइल का डेटा है वो यहाँ पे हमें मिलता है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमें जो डेटा है वो यहाँ पे फाइल का मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके कॉलम को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेटा, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ कॉलम का नेम, लेट्स से क्लास, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, उसका क्लासेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब हमने लाइन चार्ट क्रिएट करा था तो जो उसके एक्स एक्सिस थे वहां पे मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं वो नीचे आए, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, और इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेटा, और उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्लास, और y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको स्टूडेंट्स को, ठीक है। y के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्टूडेंट्स को। इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब चार्ट को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.plot, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x और y को यहाँ पे पास कर दूंगा, x और y को यहाँ पे पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा plt.show, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी क्लासेस आ चुकी हैं नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी फाइल से भी डेटा को फैच करके उसका भी यहाँ पे जो चार्ट है, लाइन चार्ट है, वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारी plt.plot की जो और प्रॉपर्टीज है उनको भी हम यहाँ पे 1 by 1 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हमारी जो लाइन है, ठीक है, इसको अगर मैं इसकी जो विजिबिलिटी है उसको कम या बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा अल्फा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 0.5 अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं 0.5, तो ये क्या करेगी, ये इसकी जो डार्कनेस है वो उसको कम कर देगी, जो लाइन की डार्कनेस है वो उसको, ये देखिए ये थोड़ी अब हमें थोड़ी लाइट सी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 0.2 कर दूं, ये और लाइट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये और लाइट हो गई। अगर मैं इसको 0.9 कर दूं, ये जो है वो डार्क हो जाएगी, और अगर मैं 1 कर दूं तो जो इसकी नॉर्मल है
डार्कनेस वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्फा प्रॉपर्टी है जिससे आप अपने लाइन ग्राफ की जो डार्कनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कलर। अगर हम कलर को चेंज करना चाहें अपने लाइन ग्राफ के, अगर कलर को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ग्रीन पास कर दूंगा तो इसका जो कलर है ये देखिए ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें रेड पास कर दूं तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हैश हम पहले लगा देंगे, उसके बाद रेड, ग्रीन और ब्लू के सीक्वेंस में हम जो है वो वैल्यू देंगे। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ रेड की वैल्यू 58, उसके बाद ग्रीन की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा A5 और ब्लू की वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से B1। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये इसने हमें ये वैल्यू दी है, ये हमारा जो कलर है ये ऐसे कलर आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो लेट्स से यहाँ पे मैं A डाल दूं तो ये देखिए ये अभी थोड़ा ग्रे सा कलर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे कलर की वैल्यू आप हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लेट्स से 0 कर दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 कर दूं, इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो हमारा ये ऐसा कलर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ये ठीक है, हम इसी को लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी जिससे हम इस अपने ग्राफ की जो लाइन का स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं लाइन स्टाइल तो यहाँ पे जो इसका कलर है, सॉरी जो इसका डिजाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर हम इसका यहाँ पे मैं अगर डैश्ड पास करूं तो हमारी जो लाइन है वो डैश्ड हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये डैश्ड हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं डॉटेड भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डॉटेड यहाँ पे कर दूं तो ये डॉटेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे डॉटेड हो जाएगी। और यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, एक डैश डॉट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डैश डॉट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डैश डॉट तो ये ऐसी हो जाएगी, डैश डॉट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ, इसको अगर जूम इन करूँ, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर डैश भी है और यहाँ पे डॉट्स भी हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, ये हमारी लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, इसके लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी। और इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है लाइन विड्थ। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन विड्थ। लाइन विड्थ में हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं। लेट्स से अगर मैं इसमें 5.5 कर दूं तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, ये देखिए जो हमारी लाइन है वो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 3.5 कर दूं तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए अब तो ज़्यादा ही थिक होगी है। ठीक है, तो इतनी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3.5 ही इसको रख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे आ जाएगी जो हमारी लाइन विड्थ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, जो हमारे लाइन स्टाइल है इसको यहाँ से हटा दूंगा। मैं नॉर्मली अपनी जो लाइन का स्टाइल है उसको नॉर्मली रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे नॉर्मल ही यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम मार्कर्स लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज जहाँ पे सिंक हो रही हैं, अगर मैं वहाँ पे मार्कर्स लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। मार्कर्स मैं यहाँ पे लाइन विड्थ को भी यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, लाइन विड्थ को भी यहाँ से हटा दूंगा। लेट्स से अगर मैं मार्कर्स लगाना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे स्टार दे दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टार दे दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखिए जहाँ पे हमारी वैल्यूज सिंक हो रही है वहाँ पे हमें यहाँ पे स्टार मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर की प्रॉपर्टी को भी यहाँ से
अभी के लिए हटा दूं कलर की प्रॉपर्टी को, तो ये देखिए अब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, मार्कर्स के अगर एज का जो कलर है वो चेंज करना चाहें तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी उसके लिए होती है मार्कर एज कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज कलर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मार्कर एज कलर और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ लेट से रेड, ठीक है, वैल्यू दे दूँ रेड, तो यहाँ पे जो हमारे मार्कर्स हैं उनका जो एज है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और जूम इन करूँ, अगर मैं, तो यहाँ पे ये देखिए जो मार्कर्स का कलर है, मार्कर्स के एज का कलर है वो यहाँ पे रेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका जो एज का कलर है वो ही रेड हुआ है, लेकिन इसके बीच में जो इसका कलर है वो यहाँ पे ब्लू ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं मार्कर्स के एज की विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज विड्थ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्कर एज विड्थ। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम फ्लोट में देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5.5 इसकी वैल्यू दूं तो यहाँ पे क्या होगा, जो मार्कर के एज की विड्थ है, ये देखिए जो मार्कर के जो एज की विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज करना चाहूँ, मार्कर का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है मार्कर फेस कलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्कर फेस कलर, ठीक है। तो लेट्स से मार्कर का जो कलर है वो यहाँ पे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रीन पास कर दूंगा। तो हमारे जो मार्कर का कलर है, अगर मैं इसकी विड्थ को हटा दूं, अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो मार्कर का कलर है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए बीच में यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको येलो कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। लेट से यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जो एज कलर है वो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको मार्कर का जो कलर है वो अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्कर का कलर ग्रीन कर दूँ तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे येलो कर दूँ तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे येलो हो जाएगा, ठीक है। मार्कर का जो कलर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में थोड़ा सा येलो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूं मार्कर का तो आपको ये कलर जो है वो दिखाई देगा। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास मार्कर साइज की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मार्कर साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू डाल दूं, लेट्स से 5.5 डाल के देखते हैं सबसे पहले। तो ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर मैं 1.5 डाल दूं, ठीक है, हाँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो बीच में मार्कर का कलर है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो आपको अब ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर डाल दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं ब्लैक कलर डाल दूं, तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्कर का कलर यहाँ पे ब्लैक डाल दूं तो यहाँ पे जो मार्कर का कलर है वो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैं अपने चार्ट को यहाँ पे हाइड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर हम बुलियन वैल्यू ट्रू बुलियन वैल्यू पास करते हैं। अगर मैं विजिबल यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, ठीक है, जो डिफॉल्ट होती है वो ट्रू होती है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, विजिबल। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना, यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं, ठीक है, कोट्स के अंदर नहीं डालते। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल दूँ तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर दूँ तो हमें ये बैक से यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा जो चार्ट है। तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉल्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल देना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लेबल देना चाहूँ अपने चार्ट को तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लेबल देने के लिए यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ plt डॉट
और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ लेबल, ठीक है, PLT डॉट लेबल, और यहाँ पे इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूँ, लेट्स से स्टूडेंट डेटा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये इसने क्या किया, हमें एरर दे दिया, नो एट्रीब्यूट लेबल। इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा PLT डॉट एक्स लेबल, ठीक है। एक्स लेबल, एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, लेट्स से क्लासेस, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, क्लासेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासेस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए नीचे क्या आ गया, यहाँ पे क्लासेस आ गया। अगर मैं वाई यहाँ पे वाई लेवल यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLT डॉट वाई लेवल, ठीक है। वाई में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास वाई की डायरेक्शन में यहाँ पे ये देखिए क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको टाइटल देना चाहूँ अपने चार्ट को तो वो भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा PLT डॉट टाइटल, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PLT डॉट टाइटल, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चार्ट का जो टाइटल आ जाएगा, ये देखिए ऊपर आ गया स्टूडेंट डेटा। तो ये हमारा वाई लेवल हो गया, ये हमारा एक्स लेवल हो गया। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे लीजेंड देना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लीजेंड भी दे सकता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले अगर हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स हो तो हमें पता चले कि कौन सा ग्राफ क्या हमें बता रहा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मार्कर की वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी इसको रखता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फा, इन सभी वैल्यूज को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। मैं अभी आपको लीजेंड का बताता हूँ कि लीजेंड को हम कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये एक प्लॉट है, ठीक है। दूसरा लेट्स से मेरे पास कोई और प्लॉट है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे PLT की वैल्यू कोई और डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PLT डॉट प्लॉट, और इसके अंदर x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से y की वैल्यू मैंने दे दी 40, उसके बाद 30, उसके बाद लेट्स से 60, और उसके बाद लेट्स से 20, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी ऐसे कुछ प्लॉट हमारा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये प्लॉट किसका है और ये प्लॉट किसका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लाइन किसकी और ये लाइन किसकी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीजेंड का यूज करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेबल, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। इसके अंदर मैं दे दूँ स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे मैं लिख दूँ इसके अंदर भी लेवल का यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी लेवल का यूज करेंगे, और इसका लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया साइंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं लेट से हिंदी, ठीक है। और ये क्या आ गए, मार्क्स आ गए। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मार्क्स डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स, और यहाँ पे मैं अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे लीजेंड का यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा PLT डॉट लीजेंड, ठीक है। हमारे पास लीजेंड फंक्शन होता है, इसका हम यूज करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसने हमें बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे नीचे मार्क्स आ गए, मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पे आ गया साइंस, और यहाँ पे हिंदी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी जो ब्लू लाइन है वो है स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके बाद जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो है मार्क्स डिटेल्स, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं एक ग्राफ के अंदर, तो हम लीजेंड का यूज करके बता सकते हैं कि ये लाइन किसको डोनेट कर रही है और ये लाइन किसको डोनेट कर रही है, ठीक है जी। डिनोट किसको डिनोट कर रही है, जो हमारी ब्लू लाइन डोनेट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं डोनेट कर रहे, यहाँ पे हम लाइन ग्राफ का
के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्लू लाइन किसको डिनोट कर रही है, ये कर रही है स्टूडेंट डिटेल को, और जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है, हमारी मार्क्स डिटेल्स को। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं लीजेंड का। तो ये हमारी जो सारी थी प्रॉपर्टी वो थी हमारी लाइन ग्राफ के बारे में, ठीक है, या फिर प्लॉट के बारे में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना बार ग्राफ। ठीक है, एक हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है बार ग्राफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी एक हम हेडिंग क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेट से यहाँ पे मैं लिख दूंगा बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बार ग्राफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार ग्राफ को क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमारा लाइन ग्राफ होता है वैसे ही हमारा बार ग्राफ भी होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एक्स लेवल वाई लेवल टाइटल को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लॉट की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा बार। ठीक है, तो और यहाँ पे लेवल्स को इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, लीजेंड को भी अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स को भी लेट से यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, इसी का हमें बार चार्ट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे बार चार्ट हमें दिखा दिया। पहले हमें क्या था, यहाँ पे हमारे पास लाइन चार्ट था। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। वो लीजेंड का मैंने सिंपल आपको बताने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हम लीजेंड को क्यों यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सारे को यहाँ से हटा दूंगा। जो हमारी सेकंड लाइन थी इसको सारे को यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल, ये हमारा इसी डेटा का लाइन ग्राफ था और ये हमारा इसी डेटा का क्या है, बार ग्राफ है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा है बार ग्राफ। अब हम नेक्स्ट बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि बार ग्राफ में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बार ग्राफ को। तो उसके लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है बार ग्राफ की, वो है कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बार्स का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी बार्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो हमारी जो बार्स हैं वो यहाँ पे रेड हो जाएंगी। ये देखिए ये रेड हो गई हैं। अगर मैं इसको कोई और कलर दूं, लेट से पर्पल, तो हमारी जो बार्स हैं ये देखिए ये पर्पल हो गई हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कलर की। उसके बाद हमारे पास अल्फा प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर ही। ठीक है, अल्फा के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा के अंदर हम फ्लोटिंग वैल्यू देते हैं, जिससे हमारी जो बार्स की जो डार्कनेस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं अल्फा। उसके बाद हमारे पास एक इसके अंदर एक एज कलर की प्रॉपर्टी होती है बार ग्राफ के अंदर, एज कलर की। एज कलर में क्या होता है, हम अपनी बार्स का जो एज का कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट से मैं ब्लैक कलर रखना चाहता हूँ अपनी बार्स के एजिस का, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं ब्लैक ऐसे पास कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो बार्स का जो, ये देखिए यहाँ पे जो बार्स का कलर है वो यहाँ पे ब्लैक है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए जो बार्स का कलर है वो यहाँ पे क्या है, बार्स के एजिस का जो कलर है वो यहाँ पे क्या है, ब्लैक है। अगर मैं इसको ऑरेंज कर दूं, थोड़ा लाइट कलर कर, या फिर इसको येलो कर दूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन किया तो ये देखिए यहाँ पे येलोइश जो इसके एजिस हैं वो येलोइश हैं। अगर मैं इसको ऑरेंज कर दूं तो ये ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऑरेंज कर दूं तो ये यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इसके जो एजिस हैं वो यहाँ पे ऑरेंज हो चुके हैं। तो ये हमारे पास एज कलर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इन बार्स को लेट से फिल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो बार्स हैं ये एम्प्टी हों, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हटा देता हूँ मैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फिल की। ठीक है, फिल की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू को पास करते हैं। लेट से अगर मैं फिल नहीं करना चाहता तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉल्स को पास कर दूंगा। तो हमारी जो बार्स हैं ये देखिए ये यहाँ पे एम्प्टी बार्स हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, और ट्रू में तो आपको पता ही है कि इसके अंदर कलर जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बार्स को फिल नहीं करना चाहता तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रू पास कर दूंगा।
नेक्स्ट है लेट्स से अगर मैं इसके अंदर अपनी जो बार्स हैं इसके अंदर डिज़ाइन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं पैटर्न्स क्रिएट करना चाहता हूँ बार्स के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर डाल दूंगा लाइट ब्लू, ठीक है। तो अब मैं लेट्स से इसके अंदर यहाँ पे मैं पैटर्न्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है हैच। यहाँ पे मैं लिखूंगा हैच, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे अपने जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। लेट्स से इसके अंदर मैं स्टार्स क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी बार्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं स्टार पास कर दूंगा। तो ये देखिए इसके अंदर स्टार्स यहाँ पे आ चुके हैं हमारी बार्स के अंदर। अगर मैं लेट्स से इसके अंदर कोई भी साइन, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे प्लस पास कर दूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस पास कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमारे पास बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। प्लस का साइन एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो गए, ऐसे बार्स बन गए हमारी। अगर मैं इसके अंदर लेट्स से सर्कल पास करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ओ पास कर दूंगा, तो इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए सर्कल्स क्रिएट हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे मैं अपनी बार्स को भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो विजिबल इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो हमने लाइन ग्राफ में भी देखी थी, वो इसके अंदर भी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो चार्ट है ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। अगर मैं चार्ट को हाइड करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको हाइड नहीं करेंगे। ये हमारा चार्ट देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो हम इसको पूरा विजिबल रखेंगे अपने चार्ट को। अगर मैं इसके अंदर लीजेंड रखना चाहूँ तो वो भी मैं इसके अंदर लीजेंड भी रख सकता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल को कॉपी कर लूँगा। लेबल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, लेबल को मैं पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, pld.legend फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा pld.legend, तो यहाँ पे हमारा लीजेंड यहाँ पे ये देखिए आ चुका है हमारे ग्राफ के अंदर। अगर मैं बार्स को यहाँ पे, अभी जो हमारी बार्स हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ बार की जगह पे बार एच फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। pld.bar_h मतलब कि हॉरिजॉन्टल बार्स। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे अब देखिए हमारी जो बार्स हैं ये हॉरिजॉन्टल हो चुकी हैं। पहले ये क्या थी, ये वर्टिकल थी। अगर मैं बार का सिंपल बार का यूज करूँ, बार फंक्शन का यूज करूँ, तो ये क्या होगा, ये हमारी जो बार्स हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बार एच फंक्शन का यूज करूँगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बार चार्ट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई चार्ट। नेक्स्ट एक हम और हेडिंग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई चार्ट। अगर हम पाई चार्ट को क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है plt.py, ठीक है, plt.py, और इसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज को ही पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से स्टूडेंट्स, ठीक है जी, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ से इसको हटा दूंगा और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स को पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.show, यहाँ पे क्या लिख दूंगा plt.show। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए पाई चार्ट बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लेट्स से क्लासेस को पास कर, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लासेस नाम का एक वेरिएबल लूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लासेस, ठीक है। क्लासेस ही है ना, या फिर क्लास है हमारे जो कॉलम का नेम है वो क्लास है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेबल्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेबल्स, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लेट्स से क्लासेस, ठीक है जी। और अब अगर मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे
देखते हैं कि हमें कैसा चार्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है। तो ये बोल रहा है हमारा लेबल मस्ट बी ऑफ लेंथ x। तो यहाँ पे मुझे देखते हैं कि लेट्स से अगर मैं क्लासेस को ऐसे ही इसमें पास कर दूं, ठीक है, तो ये इसको उठाता है या नहीं। हाँ, तो ये देखिए इसने क्या किया, ऐसे हमारी जो क्लासेस हैं इसको यहाँ से हटा दिया। तो फर्स्ट में इतने हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, सिक्स्थ में इतने, सेवंथ में इतने, एट्थ में इतने, नाइन्थ में इतने हैं और 10th में इतने हैं। ठीक है जी। तो अभी भी लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहूँ स्टूडेंट्स की, तो वो भी मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ऑटो PCD। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटो और यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा तो हमारी ये ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है PCT। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज। यहाँ पे मैं परसेंटेज करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज 0.2f, मतलब कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ रही है कि फर्स्ट में 12.75% हैं टोटल के, ठीक है, और सेकंड में इतने हैं टोटल के, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज है डेटा की वो यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे मैं किसी एक इसके स्लाइस को हाईलाइट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं सेकंड क्लास के जो इसका जो स्लाइस है इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एक्सप्लोड की। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एक्सप्लोड की। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्लोड इज इक्वल टू, और इसके अंदर यहाँ पे मैं बाकियों के लिए 0 लिखूंगा और इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.1, क्योंकि इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो बाकियों के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये देखिए ये थोड़ा यहाँ पे 0.5, 0.1 ये क्या हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा हाईलाइट हो गया, मतलब कि ये सेंटर से 0.1 ये दूर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0.2 कर दूं तो ये थोड़ा और दूर हो जाएगा सेंटर से। ये देखिए ये थोड़ा और दूर हो चुका है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये, अगर मैं पूरा ही इसको 1 कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं 0.1 ही रहने देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ठीक है फिर भी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी स्लाइस को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स से अगर मैं इनके जो ये हमारे परसेंटेज है, अगर मैं इनका डिस्टेंस, इनका भी मैं डिस्टेंस चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक्सप्लोड को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा PCT, यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स से 0.5 और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये सेंटर से 0.5 यहाँ से मूव हो चुका है। अगर मैं लेट्स से 0.9 करूँ तो ये और सेंटर से और दूर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ये और सेंटर से दूर हो चुकी है जो PCT की वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 0.7 कर दूं तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल 0.7 है, ये ठीक है, ना ज़्यादा अंदर है ना ज़्यादा बाहर है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से अगर मैं ये जो हमारे पास लेबल्स हैं इनका भी अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास लेबल डिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेबल, उसके बाद टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं जो हमारी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल डिस्टेंस को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और लेट से यहाँ पे मैं लिख दूँ 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5.5 तो और इसको रन करूँ तो यहाँ पे तो ये देखिए कितनी ज़्यादा दूर वैल्यूज हो चुकी है हमारी लेवल्स की। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़्यादा दूर वैल्यूज हो चुकी है हमारी लेवल्स की। तो इतनी ज़्यादा दूर हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट से 1.5 इसको कर दूंगा तो अब ये थोड़ी इतनी दूर है हमारी वैल्यूज, ये भी ज़्यादा दूर हैं। अगर मैं लेट्स से 0.5 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये अंदर को आ जाएंगी हमारी जो वैल्यूज हैं, ये हमारे वेजेस के अंदर आ जाएंगी। ये देखिए वेजेस के अंदर सेकंड फर्स्ट ये हमारे वेजेस हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जैसे जो ये ऑरेंज है तो इसको हम ऑरेंज वेज बोलेंगे। ठीक है, ये ग्रीन है तो इसको हम ग्रीन वेज बोलेंगे। तो इसको हम वेजेस बोलते हैं।
जो हमारे पाई चार्ट के जो भी पीसीज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेजिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1.1 होती है। लेबल डिस्टेंस की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 1.1। ठीक है, इससे अगर हम कम रखेंगे तो वो पाई चार्ट के अंदर आ जाएंगे लेबल्स जो हैं, और इससे हम ज्यादा रखेंगे तो वो ज्यादा उनका जो डिस्टेंस है वो पाई चार्ट से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लेबल डिस्टेंस प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक शेडो की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मैं शेडो रखना चाहूँ अपने पाई चार्ट की तो वो भी मैं रख सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा शेडो, और इसके अंदर हम बुलियन वैल्यू पास कर देंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं अगर ट्रू पास कर दूँ तो हमारे पाई चार्ट की यहाँ पे ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे ये देखिए पाई चार्ट की एक शेडो सी बन चुकी है। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो ये शेडो भी यहाँ से हट जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रन करूँ तो अब यहाँ पे ये देखिए इसकी कोई भी शेडो यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो इसकी हम शेडो भी चेंज कर सकते हैं, शेडो को भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने पाई चार्ट को रोटेट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट एंगल की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट और टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट और टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्लोट वैल्यू पास करूंगा। तो लेट्स से अगर मैं 5.5 यहाँ पे पास करूं तो यहाँ पे अभी आप इसको ऑब्जर्व करो कि अभी जो हमारे पाई चार्ट की वो जो वैल्यू है वो क्या है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये थोड़ी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको ना लिखूं, यहाँ पे अगर मैं इसको ना लिखूं तो अब तो ये देखिए जो फर्स्ट की जो ये लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूं, हमारी जो स्टार्ट एंगल की जो प्रॉपर्टी अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 10 पास कर दूं इसको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 पास कर दूं तो अब ये देखिए इसकी जो लाइन है ये यहाँ पे थोड़ी रोटेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ और अपने पाई चार्ट को रोटेट करना चाहूँ तो वो भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी स्टार्ट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहूँ, अपने पाई चार्ट का साइज इंक्रीज करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास रेडियस नेम की प्रॉपर्टी होती है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें अगर मैं 2.0 पास करूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ तो ये देखिए ये डबल हो चुका है। इसका जो साइज है, हमारे जो पाई चार्ट का जो साइज है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए कितना बड़ा साइज हो गया, ये डबल हो चुका है जितना हमारा पहले था। तो हम इसकी वैल्यू को भी चेंज करके अपने पाई चार्ट के साइज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसको अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो अगर मैं इसको 0.5 कर दूं तो ये हमारा छोटा हो जाएगा पाई चार्ट। ये देखिए ये कितना छोटा हो चुका है। ठीक है, इसकी जो लेबल्स हैं और जो इसकी परसेंटेज है वो भी अच्छे से हमें नहीं दिख तो रही है लेकिन वो ओवरलैप कर रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका जो साइज है वो बड़ा ही रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1.0, मतलब कि जो इसका नॉर्मल साइज है उतना ही हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हमारा रेडियस का यूज करके हम अपने पाई चार्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है काउंटर क्लॉक की, तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंटर क्लॉक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंटर क्लॉक और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूं ट्रू, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये कुछ चेंजेस मुझे लग नहीं रहे कि इसमें हुए हैं। अगर मैं इसमें फॉल्स पास करूं तो देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है हमें। हाँ, तो ये देखिए अब ये रोटेट हो चुका है। ठीक है, अब ये रोटेट हो चुका है। ये देखिए काउंटर क्लॉक का मतलब कि ये अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ ऐसे है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, मतलब कि जैसे हमारी जो क्लॉक है वो चलती है। ठीक है, अगर मैं काउंटर क्लॉक को फॉल्स कर दूं तो ये क्या करेगा, जैसे हमारी क्लॉक चलती है वैसे ये हमें डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये क्या होगा, जैसे हमारी क्लॉक चलती है उसकी ऑपोजिट साइड हमें ये मिलेगा। ये देखिए अब ये हम उसकी ऑपोजिट साइड हमें मिल रहा है। अब ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है,
तो इसको भी हम काउंटर क्लॉक का यूज करके हम अपने जो चार्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं वेजिस को चेंज करना चाहूँ तो उसकी मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैं करूँगा वेज प्रॉप्स। हमारे पास एक डिक्शनरी होती है इसके अंदर, उसका यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेज प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा वेज प्रॉप्स और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी लूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं वेजिस की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं लिखूँ एज कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एज कलर और यहाँ पे अगर मैं एज कलर की वैल्यू दे दूँ लेट्स से ब्लैक, ठीक है जी। और अगर मैं इसकी लाइन विड्थ को भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन विड्थ और इसके यहाँ पे मैं लेट्स से इसकी जो विड्थ है यहाँ पे मैं दे दूंगा 3, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो एज कलर है वो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है और इसकी जो विड्थ है वो 3 है। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैं इसकी जो वेजिस को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, इनको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऐसे टेक्स्ट प्रॉप्स की भी एक डिक्शनरी होती है जिसको यूज करके मैं ये जो टेक्स्ट लिखा है जैसे फर्स्ट सेकंड लिखा है या फिर इसका जो इसके अंदर जो परसेंटेज लिखे है इनको भी यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट प्रॉप्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट और यहाँ पे लिखूंगा टैब प्रेस करूंगा तो ये कंप्लीट कर देगा प्रॉप्स। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉन्ट साइज, लेट्स से अगर मैं कलर लिखूं और मैं इसका कलर यहाँ पे लिखूं कलर, तो देखते हैं कि इसका कलर चेंज होता है टेक्स्ट का या नहीं। लेट्स से अगर मैं कलर की वैल्यू यहाँ पे दे दूं लेट्स से ग्रीन, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऐसे ही हमारे पास और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। लेट्स से अगर मैं इसका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेट्स से फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं पास कर दूँ लेट्स से 10, ठीक है। इसको रन करूँ तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो ये गलती मुझसे ये हो गई, यहाँ पे मुझे इसको कोट्स के अंदर लिखना है, ये हमारे से गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो ये इसका जो फॉन्ट साइज है ये अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे टेक्स्ट प्रॉप्स का और वेज प्रॉप्स का यूज करके हम अपने जो वेज की प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर सकते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, फिलहाल के लिए इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा जो चार्ट है वो अच्छा दिख रहा है। अगर मैं अपने पाई चार्ट का यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फ्रेम प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेम इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फ्रेम है वो बन जाएगा हमारे चार्ट के, ये देखिए इसका जो फ्रेम है वो बन चुका है हमारे चार्ट का। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे स्लाइसेस के लेवल्स हैं इनको भी यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये ऐसे है। इसके बाद अगर मैं इसके लेवल्स को रोटेट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा रोटेट लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे रोटेट लेवल्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू। तो हमारे जो लेवल्स हैं ये देखिए ये रोटेट हो चुके हैं। पहले ये कैसे थे, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर दूं तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अपने लेवल्स को मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो ये हमारी जो सारी प्रॉपर्टीज थी ये थी हमारी पाई चार्ट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास है स्कैटर चार्ट, ठीक है, या फिर हाँ स्कैटर चार्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि स्कैटर चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसके स्कैटर चार्ट की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ
ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, मैं अभी इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एक तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स चाहिए, एक हमें क्लासेस चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर टाइटल्स और हमारे पास एक्स लेबल्स वाई लेबल्स भी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको बार को यहाँ से मैं हटा दूंगा, बार को यहाँ से हटा दूंगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है। और यहाँ पे हम अगर मैं स्कैटर चार्ट को यहाँ पे करना चाहता हूँ क्रिएट, तो मेरे पास स्कैटर नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.scatter, यहाँ पे लिखूंगा plt.scatter। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू को पास कर दूंगा। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्कैटर चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है क्लासेस, और यहाँ पे हमारा टाइटल है। तो ये हमें एक मैसेज दे रहा है, नो हैंडल्स विद लेबल्स फाउंड टू पुट इन लीजेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें लेबल भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लेबल भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स नाम का यहाँ पे हमारे पास जो है लीजेंड भी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इन डॉट्स का साइज को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यूज यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ 5.5 और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसका जो साइज है डॉट्स का, ये इसने क्या किया, क्या बोला, हैज नो प्रॉपर्टी साइज। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइज नहीं होगा यहाँ पे, फिर एस होगा, यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा। ठीक है, इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो साइज है वो थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर मैं लेट्स से 25 यहाँ पे पास कर दूँ और इसको रन करूँ तो ये देखिए इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और वैल्यू बढ़ा दूँ तो इसका साइज जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं 55.5 करूँ तो ये देखिए डॉट्स का साइज जो है वो और इंक्रीज हो गया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना हमारा जो डॉट्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कलर्स भी कर सकते हैं, इनको जो डॉट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसका कलर कर दूं, क्या करें इसका कलर, लेट्स से पर्पल कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर मैं पर्पल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इनका जो कलर है वो पर्पल हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट का एक लिस्ट भी पास कर सकते हो कलर्स की, हर एक डॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 10 डॉट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 डॉट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 कलर्स पास कर दूं इसके अंदर तो ये हर एक डॉट का पर्टिकुलर कलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे रेड पास कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे येलो, ऐसे 10 कलर्स आप यहाँ पे ब्लू पास कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन। उसके बाद और कौन से कलर्स हैं हमारे पास, रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, एक पर्पल ही पास कर देते हैं। और कौन से कलर्स होते हैं हमारे पास, लेट्स से लाइट ब्लू। ठीक है जी, कितने कलर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और कलर्स कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिंक, और यहाँ पे एक कलर लिख देते हैं सियान। ठीक है जी, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए हर एक डॉट के डिफरेंट कलर हैं। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है, ब्लू है, यहाँ पे
येलो है, ग्रीन है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे अगर मैं लिस्ट पास करूँ तो हर एक डॉट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक ही कलर पास करता हूँ यहाँ पे तो हर एक का सिर्फ एक ही कलर होगा, हर एक डॉट का एक ही कलर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कलर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं अपने डॉट्स का। और यहाँ पे हमारे पास मार्कर्स भी होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मार्कर लगाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्कर, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट से अगर मैं स्टार पास कर दूं, आप जो भी यहाँ पे साइन पास करोगे वो ही आपका मार्कर यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए डॉट्स की जगह पे अब हमारे पास स्टार्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे, अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ पे एरो बन जाएगा, अपर एरो बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और साइन पास करूं तो वो भी यहाँ पे हो। लेट से अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कोई पास करूं, ठीक है, लेट से मैंने 2 पास कर दिया, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये देखिए इसने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी आप चार्ट बनाना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा स्टार ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे स्टार रखूँगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, इसकी जो डार्कनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग अल्फा एट्रीब्यूट, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं इसको 0.5 रखूं तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और कम कर दूं तो ये बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कितने लाइट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इसको 1 रखूं तो ये फुल डार्कनेस में आ जाएंगे अपनी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लाइन विड्थ होती है, लाइन विड्थ की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, वो भी करके देख लेते हैं इसका क्या है, क्या करता है ये। अगर मैं इसमें फ्लोट वैल्यू पास करूं, लेट से मैंने पास कर दी 7.4, ठीक है। इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसकी जो लाइन की जो विड्थ है, हमारे मार्कर्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है इसकी लाइन की। अगर मैं यहाँ पे और इंक्रीज कर दूं इसको, ये देखिए ये और बड़े हो गए हमारे, ठीक है। अब साइज में और लाइन विड्थ में डिफरेंस है। साइज में क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, साइज में हमारे पास क्या होता है, साइज में हमारे पास क्या होता है, साइज सिर्फ साइज इंक्रीज होता है, इसकी जो लाइन की जो बॉर्डर्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, साइज अगर मैं इसका और इंक्रीज कर दूं, लेट से 95 में कर दूं, तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज होगा, ये देखिए, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, लाइंस की जो विड्थ है वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये आप डिफरेंस याद रखना कि लाइन विड्थ में और साइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लाइन विड्थ से क्या होता है, जो इसकी जो हमारा चार्ट है, इसकी जो ये वाली कॉर्नर्स हैं, इनकी जो विड्थ है ये इंक्रीज होती है, सिर्फ इसका साइज इंक्रीज नहीं होता, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं इसका एज कलर चेंज करना चाहूँ, अपने जो मेरे मार्कर्स हैं, ठीक है, इनका अगर मैं एज कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज कलर, ठीक है, एज, और यहाँ पे कलर की वैल्यू दे दूंगा मैं। लेट से मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ इसको, मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए इसके जो एजेस हैं, ये देखिए बीच में कलर जो है वो पर्पल है, लेकिन जो एजेस हैं उनका कलर क्या है, यहाँ पे रेड है, ठीक है। तो ऐसे आप एजेस का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास स्कैटर चार्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो है हमारे पास हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, हेडिंग लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से हेडिंग लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा हिस्टोग्राम। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो बार चार्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हिस्टोग्राम में हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर 100 हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं, तो अगर मैं 100 वैल्यूज के लिए बार चार्ट क्रिएट करूंगा तो हमारे पास 100 जो बार्स हैं वो क्रिएट होंगी, ठीक है। 100 बार्स हैं वो क्रिएट होंगी, तो वो ज्यादा मेसी सा हमको लगेगा, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती हैं। लेकिन हिस्टोग्राम हमारे पास इसके लिए है कि हमारे पास
रेंज आ जाएगी। ठीक है, रेंज आ जाएगी और रेंज के अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में इतने हमारे पास इतना डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो हिस्टोग्राम भी हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। हिस्टोग्राम भी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ इसी डेटा के लिए कि कैसे हम यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे। एक्स लेवल है, टाइटल है, तो इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा PLT डॉट और यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट। ठीक है, PLT डॉट हिस्ट और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स और वाई की वैल्यू और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेबल इज इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैं रन करूंगा तो इसने हमें एरर दे दिया पहले ही। क्यों भाई एरर क्यों दे दिया? बिन्स मस्ट इंक्रीज मोनोटोनिकली व्हेन एन एरे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, y की वैल्यू को हटा दूं, अब इसको रन करूं तो अब हमारा ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसने क्या किया यहाँ पे ये यहाँ पे हमें ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्लास है वो एक बार है, तो इसलिए इसने क्या किया 1 पॉइंट यहाँ पे 1 तक है। ठीक है, सेकंड क्लास जो है वो भी एक है, तो इसलिए इसने भी इसको भी 1 तक इसने बनाया है। तो जो हमारी ये सारी क्लासेस हैं ये क्या है, ये एक एक हैं, तो इसलिए इसने क्या किया 1 तक हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे बना दिया ऊपर तक, क्योंकि इन सारी जो क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। ठीक है, अगर मैं आपको फाइल के अंदर दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे जो क्लासेस है ये सारी 1 टाइम्स हैं, तो इसलिए इसने क्या किया यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो 1 तक क्रिएट करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं, y क्या है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे y पास कर दूं तो ये देखिए ये इसने क्या किया। ठीक है, अब ये हमारा चार्ट ऐसे है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट्स से 25 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 25 से 30 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 29 हमारा आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए 25 से लेकर 29, तो ये 25 से लेकर 30 के बीच में 2 हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया 25 से 30 के बीच में कितनी वैल्यूज है हमारी, 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसे ही 35 से 40 के बीच में हमारी 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पे हम कर सकते हैं 40 से 50 के बीच में हमारी 1 वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास रेंजेस होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिन्स क्रिएट करूँ, लेट्स से अगर मैं बिन्स की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास बिन्स का मतलब होता है कि कितने हमारे यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट होंगे। ठीक है, कितने हमारे ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 5 पास कर दूं तो ये क्या करेगा हमारे 5 बिन्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो ऐसे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बिन कहाँ तक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा एज यहाँ पे मैं करूंगा एज कलर यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया 5 बिन्स हमारे क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब 5 बिन्स इसने क्रिएट करे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू डेटा, जितना हम यहाँ पे y पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे y में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो हम बिन्स कितने क्रिएट कर रहे हैं, 5 बिन्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया रेंज को 5 ब्लॉक्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 25 से 35 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही 35 से लेकर 45 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। ऐसे ही 45 से 55 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, 55 से 65 के बीच में 1 वैल्यू है और 65 से 70 लेट से 4 है, इसके बीच में हमारे पास 1 वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे बिन्स में अभी हमने क्या किया एक इंटीजर वैल्यू पास करी है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी पास कर सकता हूँ बिन्स की। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक रेंज बताऊं कि इस रेंज के अंदर मेरे पास कितने वैल्यूज हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा बिन्स की एक मैं पास करूंगा, लिस्ट पास करूंगा। लेट से यहाँ पे मैं बिन्स की लिस्ट पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, उसके बाद 30,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 40, उसके बाद यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 60 और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 70। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी फाइल में दिखाऊं, कंपैरिजन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ये देखिए 20 और 30 के बीच में 2 वैल्यूज है हमारी। ठीक है, एक 29 है, एक 25 है। ठीक है, ऐसे ही 30 और 40 के बीच में भी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, एक 38 है, एक 35 है। ऐसे ही 40 और 50 के बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, एक 40 है, एक 45 है। ठीक है, ऐसे ही 50 और 60 के बीच में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक 50 है, एक 54 है, एक 57 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक 74 भी है, लेकिन इसने हमें ये डिस्प्ले नहीं करवाई क्योंकि मैंने बीन्स जो हैं वो सिर्फ 70 तक ही यहाँ पे पास करें, तो इसने सिर्फ 60 और 70 के बीच में, 70 के आगे ये कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 80 पास कर दूं, और अब अगर इसको रन करूं, तो यहाँ पे देखिए 70 और 80 की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। 70 और 80 के बीच में हमारे पास 1 वैल्यू है। ठीक है जी, तो ऐसे हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम को क्रिएट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रेंजेस होती हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम के अंदर। तो आपको आई थिंक हिस्टोग्राम और जो बार चार्ट है उसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी, हमारे पास अगर मैं इसकी टाइप्स को चेंज करना चाहूँ, हमारे पास टाइप्स भी होती हैं हिस्टोग्राम की, उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ब्लैंक जो बार्स हैं, ये ब्लैंक बार्स क्रिएट हों, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट और यहाँ पे टैब टैब प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट, यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेप। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास जो ब्लैंक है, ये देखिए ऐसे हमारा हिस्टोग्राम ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अनफिल्ड हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको रहने देता हूँ, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स से मैं इनको अलाइन करना चाहूँ, इनकी जो बार्स हैं इनको अलाइन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो आप पहले यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कि कैसे इसकी जो बार्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनके ऊपर है, हमारी जो बेन्स हैं उनके बिल्कुल ऊपर हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये देखिए, अब ये लेफ्ट साइड को यहाँ पे लेफ्ट साइड को ये मूव हो गई हैं। ठीक है, पहले ये इनके ऊपर थी बिल्कुल, अब ये लेफ्ट साइड को मूव हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको राइट कर दूं, अगर इसको मैं राइट कर दूं तो ये क्या होगा, ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे 20 आ रहा था, अब 20 नहीं आ रहा, यहाँ पे अब 30 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट करूं तो यहाँ पे 20 होगा, 30 नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे दोबारा से। यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो यहाँ पे ये देखिए अब 20 आ गया, पहले 20 नहीं था, तो इसने क्या किया, राइट साइड को शिफ्ट कर दिया था, इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं इसको मिड कर दूं तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो बिन्स हैं ये बिल्कुल मिड में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए अब जो डिफॉल्ट होता है वो मिड ही होता है इसका। ठीक है जी, उसके बाद हमारी इसकी, अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बार्स को क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास ओरिएंटेशन एक होती है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे न्यू लाइन में कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लिख दूंगा। अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर इनका कलर चेंज करना चाहूँ बिन्स का तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो कलर, तो जो कलर प्रॉपर्टीज है ये तो सभी में होती है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको पर्पल कर दूं तो ये हमारी जो बिन्स है ये पर्पल कलर की हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है जी, अभी हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन ही हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं, मतलब कि मेरे लिए, मुझे वर्टिकल ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे आप रखना चाहते हो। तो
एक हमारे पास वेट की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो वेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट पास कर देते हैं। एक लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, 20, उसके बाद 30, ठीक है, उसके बाद 40। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी वेट। ओके, वेट्स है, हाँ आई थिंक वेट्स होती है, ये वेट नहीं होती। तो यहाँ पे मुझे वेट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रन करूँ तो ये फिर से इसने एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, वेट शुड हैव दी सेम शेप एज एक्स। तो जितनी हमारी एक्स की वैल्यूज हैं वेट की भी उतनी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा 60, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 70, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 80, उसके बाद लिख दूंगा 90। तो 10 वैल्यूज, तो यहाँ पे हमें 10 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो अब ये रन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। इसका कुछ खास इफेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल हमारे पास है वैल्यूज वो ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 20 और 30 के बीच में 2 है, 30 और 40 के बीच में भी 2 है, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे वैल्यूज को यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट ऑफ चार्ट्स इन मैटप्लॉटलिब, और हमने क्या उनको क्रिएट करके देखा और उनकी जो प्रॉपर्टीज है हमने उनको देखा, और हमने समझा कि कैसे हम डिफरेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।